सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर अपने नाजरीन को मेयारी, मुस्तनद और इन डेप्थ रिसर्च पर मबनी खबरें फराहम करने के आज़म पर कायम है। प्रोग्राम व्यापार में मईशत से वाबस्ता हर खबर को मुख्तलिफ मोतबर ज़राए से तस्दीक के बाद ही पेश किया जाता है ताकि व्यूअर्स को दुरुस्त और जामे मालूमात मैसर आ सकें। इसी तहकीकाती अंदाज का यह नतीजा है कि प्रोग्राम में मदू किए जाने वाले मेहमान अपने मुतल्लिका शोबों पर गहरी गिरफ्त रखते हैं और गुफ्तगू महज तज्जिए तक महदूद नहीं रहती बल्कि ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ पर मबनी होती है। इस प्लेटफॉर्म से सामने आने वाली आरा और ख़बरें अक्सर हुकूमती हलकों के लिए पॉलिसी साजी की दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने में एक खुले ख़त की हैसियत इख्तियार कर लेती हैं। और इसी तसलसल की एक नुमाया मिसाल ये है कि प्रोग्राम व्यापार के एक रेगुलर मेहमान जो माजी में तहकीकी रिपोर्ट्स पर तबसरे के लिए बुलाए भी जाते रहे हैं, आज हुकूमती थिंक टैंक का अहम और मौसर हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहुत ही बावसूख और मुसद्दक़ा ज़राए से ये पता चला है कि के ट्रेड के चेयरमैन अली फरीद ख्वाजा मुल्क के सबसे बड़े रेगुलेटरी इदारे यानी SECP के कमिश्नर तैनात होने वाले हैं। बिलाशुबा वो इस ओहदे के हकदार भी हैं क्योंकि अली फरीद ख्वाजा आलमी मालियाती दुनिया में एक बावकार और दूरंदेश शख्सियत के तौर पर नुमाया मकाम रखते हैं जो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स और बैनुल अक़वामी फिनटेक को आपस में जोड़ते हैं। लम्स और ऑक्सफोर्ड जैसे मुमताज़ इदारों से बतौर रोड स्कॉलर उनकी इल्मी बरतरी और इन डेप्थ मालूमात की अक्कास है। अब UPS के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत आला आलमी इदारों में उनकी पेशा वराना खिदमात ने उन्हें एक मुमताज़ टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के तौर पर शनाख्त दी है। बतौर चेयरमैन KSB सिक्योरिटीज़ और के ट्रेड के शरीक बानी के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान में रिटेल इन्वेस्टमेंट को डायनामिक अप्रोच दी है जिसका सबूत उसके 2 लाख से ज़ायद यूज़र बेस हैं जो उसे स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म भी बनाते हैं। सेफ चार्ज और ऑक्सफोर्ड फ्रंटियर कैपिटल जैसे इदारों की सरबराही उन पर आलमी एतमाद की अलामत है। अली फरीद ख्वाजा के साथ मुख्तलिफ मौके पर प्रोग्राम व्यापार में उनकी शमूलियत की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है और ऐसे ही एक मौके पर अली फरीद ख्वाजा की एक पेश गोई हम अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस पर मबनी एक सर्वे में कहा था कि वो बहुत पुरुमीद हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद स्टॉक मार्केट को फिर हमने 1 साल में ही 60% से ऊपर जाते देखा और उसमें अच्छा खासा इजाफा भी हुआ। क्या पेश गोई की थी अली फरीद ख्वाजा ने, ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। ऑप्टिमिज्म बढ़ने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए और जो पहले डर के बैठे हुए थे कि अभी शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें। और इसके बाद अगर बात की जाए मुल्क भर से एक बड़ी तादाद में SECP में कंपनीज रजिस्टर्ड होने की, तो इसके बारे में भी जो उनका तबसरा था वो हकीकत से खासा करीब तर था। इस बारे में उन्होंने क्या कहा था ये भी मुलाहिजा। इससे ज़्यादा अच्छा सबूत नहीं हो सकता, कोई बेहतर सबूत कि पाकिस्तान में लोग बिजनेसेस खोलना चाहते हैं और ये ज़्यादातर छोटे बिजनेसेस हैं। अब इसके साथ साथ ही पाकिस्तान में ओवरसीज़ और पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स खास तौर पर प्राइवेटाइजेशन के बारे में अक्सर व बेशतर उनसे हमारी गुफ्तगू रही। इस बारे में उन्होंने किन ख्यालात का इजहार किया ये भी देखिएगा। PIA की प्राइवेटाइजेशन में जो 2 ग्रुप शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं, हबको वाले और हबीबुल्ला ग्रुप और जो दूसरा मोहम्मद अली तब्बा का जो ग्रुप है, वो दोनों पाकिस्तानी कंसोर्शियम्स है और मुझे ये अच्छी बात थी। दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। अब इसके साथ हुकूमत की तवज्जो पॉलिसियों में खराबियों की तरफ दिलवाने के लिए अगर हम बात करें तो अली फरीद ख्वाजा के अल्फाज हमेशा बहुत ही पॉजिटिव और तामीरी सोच के साथ मसाइल का हल करते हुए नज़र आते हैं। इस बारे में उन्होंने किस तरह से अपनी राय दी है ये भी मुलाहिजा कीजिए कि जब भी हमारी इकनॉमी में ग्रोथ होती है, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, तो जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट है वो ख़राब हो जाता है। तो ये मसला की आइडेंटिफिकेशन तो कई दफ़ा पहले भी हो चुकी है और आपने दोस्त बोला कि गवर्नमेंट ने इस पे बड़े टारगेट्स भी दिए थे, एक लॉन्ग टर्म प्लान भी दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टारगेट्स है उसको मॉनिटर किया जाए और पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए कि अगर गैप है, अगर हम टारगेट पे मीट नहीं कर रहे तो ऐसे क्या वजह है कि जिसकी वजह से हम टारगेट को मीट नहीं कर रहे। अब कहीं ये रवैया तनकीदी तो है लेकिन इसमें एक पॉजिटिव तनकीद की झलक भी है और साथ साथ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का भी इसमें बार बार जिक्र हुआ। उड़ान पाकिस्तान के साथ जो उम्मीदें अली फरीद ख्वाजा साहब को हैं, हम उनको आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक पेशगोई के तौर पर भी ले सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर किन ख्यालात का इजहार किया है ये भी देखिएगा। एक होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा, एक इकनॉमिक प्लान मीडियम टर्म का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उस पर टारगेट्स रखे हैं स्पेसिफिक डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। तो इट्स अ गुड राइट फर्स्ट स्टेप। मगर
the success will depend on the execution. अगर तो ये तैनाती हो जाती है तो ये खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के लिए कितनी बेहतर साबित हो सकती है और इससे हमारे रेगुलेटर्स की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होगी? क्या उम्मीदें इस वक्त हमारे प्राइवेट सेक्टर को हैं अगर अली फरीद ख्वाजा साहब को ये ओहदा मिलता है, जो कि कुछ ज़राए ये बताते हैं कि ये उनको मिलने भी जा रहा है? इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शाहिद अली हबीब साहब CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त अली फरीद साहब की तैनाती होने जा रही है SECP में, एक बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलने जा रही है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स अब रेगुलेटर्स के तौर पर काम करने आ रहे हैं, ये कितना खुशाइन साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? जी, थैंक यू सो मच। आई मीन ये तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और प्राइवेट सेक्टर के जब लोग होते हैं तो उनको क्योंकि मार्केट की समझ होती है, उनको कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस के बारे में आइडिया होता है और उनकी क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में, और ये बहुत ही वैल्यू ऐड करता है यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, हमारी एक्टिविटीज के ऊपर। और जब उनको उनकी एक्सपर्टीज होती है तो जो इंगेज करता है, जैसे हम लोग जब इंगेज करते हैं रेगुलेटर के साथ, तो हमें बड़ी हेल्प होती है कि उन्हें उनको जो है वो समझाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती और उनको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का अंदाजा होता है और वो भी बड़े फोर्थ कमिंग होते हैं और बड़े ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। और तो मुझे लगता है कि इसकी ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। और देखिए ना, आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन में ही देख लें, मोहम्मद अली साहब के आने के बाद पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन PIA की वो हो गई, 19 साल के बाद इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई। जाहिर है जब प्राइवेट सेक्टर से बंदे आते हैं और वो एक वैल्यू क्रिएट करते हैं हर जगह, तो मेरे ख्याल से तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इकदाम होगा अगर इन्होंने बिल्कुल आपने जो कहा है अगर ये है तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसको बहुत ही पॉजिटिवली देखेंगे। देखें ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी प्राइवेट सेक्टर से औरंगजेब साहब जब से आए हैं तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेहतर हो गई है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई है, हमारी जो है ना रुपी डॉलर पैरिटी कितना स्टेबल है, हमारे रिजर्व्स कितने बिल्डअप होना शुरू हो गए हैं। तो IMF के साथ हमारी इंगेजमेंट बहुत अच्छी है, हमारी सॉवरेन जितने भी मुल्क हैं उन सब के साथ अच्छी इंगेजमेंट हो गई है। तो लोग पसंद करते हैं जब प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं और जब उनको वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं और वो मैच्योर लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट। और शायद साहब ये रेगुलेटर्स का खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज का या SECP का, चूंकि ये दो बड़े मेजर रेगुलेटर्स हैं और इनमें भी खासतौर पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनका बुनियादी किरदार होता क्या है और ये अभी तक अपने किरदार को किस तरह से निभाते चले हैं? यानी अभी भी इसमें इन दोनों रेगुलेटर्स में कुछ बेहतरी की गुंजाइश आपको महसूस होती है? देखें, इनका एक रेगुलेटरी एंगल भी होता है, ठीक है ना, ऐसे लॉज बनाए जाएं और ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जाए और ऐसे लॉज बनाए जाएं जो कि मार्केट को ब्रॉड करें, मार्केट को डीप करें, मार्केट को डेवलप करने के लिए इनको करना है। और इनको रेगुलेटरी एंगल भी इनका जरूर होता है। तो वो तो रेगुलेटरी साइड तो अपना काम कर रही होती है, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है, जो रेगुलेशंस है ऐसे बनाए जाएं जिससे कैपिटल मार्केट डेवलप हो और जिससे हमारी बड़ी बड़ी इक्विटी रेजिंग और डेट रेजिंग हो सके और जो है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ना हो। हमारे इन्वेस्टर्स 5-5.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ जाए किसी तरीके से, हमारे पास बड़े बड़े इश्यूज आने शुरू हो जाएं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस आने शुरू हों, तो जाहिर है हम अभी भी डेट टू हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP हमारा कम है, वो हमारा ज्यादा होना चाहिए। हमारा अभी भी 75 से 76 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हम 100 बिलियन डॉलर्स पे थे, ऑल्दो जाहिर डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से, लेकिन फिर भी हमारा अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी कंपनीज जो हैं आनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं है। तो रेगुलेटर अगर इसको एज अ प्राइवेट सेक्टर चलाए, अगर इसको IPOs की तादाद बढ़ाने में वो भी हमारे साथ रोल प्ले करें, तो बहुत देखें ना, फारूक सब्जारी साहब जो आए हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर से आए हैं और वो जाहिर है बहुत ही बड़े इंटरनेशनल हाउस में थे, तो उनके आने से भी एक माहौल अच्छा हो गया स्टॉक एक्सचेंज का और वो भी बड़े ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, ठीक है ना।
और वो भी इन बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं डिफरेंट शहरों में IPOs को लाने के लिए। तो इसी तरीके से अली फरीद ख्वाजा भी अगर होते हैं तो वो भी बड़े फोर्थ कमिंग हो गए इन सब चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ जब रेगुलेटर भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो नए IPOs को नई कंपनीज को मार्केट में लाने के लिए, तो इससे बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी चीजें। और इंशाल्लाह फिर आप वही 10-15 स्टॉक्स में नहीं काम करेंगे, फिर बहुत ज्यादा ब्रॉडन हो जाएगा। और शायद साहब ये अथॉरिटी जो होती है रेगुलेटर्स की, उसको प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? जैसे भी रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे आए कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का केस था, वो 3.5 साल से इनकम्प्लीट बोर्ड, फिर उसकी मुद्दत भी पूरी हो गई, उसके बावजूद भी रेगुलेटर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जो अथॉरिटी होती है उसको प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है रेगुलेटर्स के लिए अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, ये तो इसमें डेफिनेटली जो CCP के जो दूसरे डिविजन हैं लीगल साइड के हैं, उनके ज्यादा रोल होता है, और वो उस साइड के लिए डेफिनेटली ये ज्यादा ये इनकी वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू तो मार्केट को ब्रॉडन और मार्केट को डेवलप करने के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आपकी बात सही है कि उसमें भी जो है जहाँ पे बोर्ड पे जो है वो प्रॉपर बोर्ड कंस्ट्रक्ट नहीं होता, वो उसमें करनी चाहिए। और वहाँ पे कोर्ट के साथ भी अलाइनमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि बीच में जब कोर्ट से अगर स्टे ऑर्डर आ जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें डेफिनेटली जो है वो SECP के पास वो इख्तियारात होने चाहिए कि जिससे वो उसको जहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको कर सके, पूरा कर सके। तो मेरा ख्याल से इसमें भी थोड़े से रेगुलेशंस ऐसे बनाए जाएं जो कि इन शॉर्ट कमिंग्स को पूरा कर सके। और शायद साहब, चूंकि अली फरीद ख्वाजा साहब एक प्योरली बिल्कुल एक प्राइवेट सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब उनकी आमद के बाद जब वो एंटाइटल हो जाएंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन होंगी प्राइवेट सेक्टर की, और फिर क्या डिमांड्स होंगी एज रेगुलेटर बोर्ड मेंबर उनसे कि वो क्या पॉजिटिव चेंज फौरी तौर पर लेकर आए, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के लिए? नहीं, वो तो देखें ये बहुत ही पॉजिटिव है, और ये इनकी हमारी डिमांड कोई ऐसी डिमांड नहीं होती कि जो मेरिट वाली ना हो। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो शॉर्टन हो जाए, जो कि SECP ने बहुत हद तक कर भी दिया है। हम चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि जैसे 3 साल का ऑपरेशन जरूरी है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है और 20-25 साल से वो चल रही है, वो नहीं आ सकती कैपिटल मार्केट में जब तक वो कॉर्पोरेट बॉडी पे ना हो। तो कुछ ऐसी चीजें हमें इनोवेटिव आइडियाज हम कभी कभी लेके आते हैं, तो उसको जल्दी से उसको अप्रिशिएट करके उसको लॉ में इसको अपडेट कर दिया जाए, ये हम चाहते हैं। तो जाहिर है ऐसे लोग जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिनका अच्छा कैपिटल मार्केट की एक्सपर्टीज है, वो जल्दी इन सब चीजों को समझते हैं और इसको लॉ में इसको बिल्डअप कर देते हैं, ऐसी चीजों को जो कि बहुत ही लॉजिकल चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वहाँ पे हमें बड़ी हेल्प मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट में एक बहुत ही की रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे लिए हमारी बेस्ट विशेज है उनके लिए और हमारी कैपिटल मार्केट के लिए भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अल हबीब साहब, CEO आरिफ हबीब लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बात भी की और एक मुस्बत उन्होंने तवक्को भी रखी कि जब ये तैनाती अगर हो जाती है तो इसके बाद रेगुलेटर्स की कारकर्दगी में यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव बेहतरी आ सकती है। इसके साथ साथ एक और आज की पॉजिटिव डेवलपमेंट जो आज ऐवान सदर में हुआ, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध का विजन पेश किया और उस तकरीब में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती ने खुसूसी दावत पर शिरकत की। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के CEO शहरियार चिश्ती ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सिंध विजन के हवाले से मईशत के बारे में होने वाली तकरीर को सराहा भी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में सिंध हुकूमत के 2008 के बाद मईशत के कई शोबों में इन्वेस्टमेंट के हवाले से फैसलों के साथ सेहत और तालीम के बजट में नुमाया इजाफे की तरफ इशारा किया। उन्होंने किसानों को माली इमदाद और बीज की मदद के साथ तवानाई और सोलर मनसूबों को शुरू करने पर सूबे की क़यादत को सराहा। इस मौके पर सिंध रेवेन्यू बोर्ड
बोर्ड की टैक्स वसूली कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो ने सेल्स टैक्स वसूली सूबों को देने की तजवीज़ भी दी। बिलावल भुट्टो के इस इकनॉमिक विजन को चेयरमैन एशिया पाक ग्रुप शहरियार चिश्ती ने काबिल अमल करार दिया। एशिया पाक के चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अहमियत पर हमेशा जोर दिया है। एशिया पाक के प्लेटफॉर्म से हमेशा लोकल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया है। एशिया पाक ग्रुप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अहमियत से भी बखूबी आगाह है। शहरियार चिश्ती की विजनरी लीडरशिप में कंपनी ने कंट्रोल डील्स के साथ बायआउट्स और मुश्किल माली हालात में मौजूद असासों में इन्वेस्टमेंट की है, खासतौर पर उन सेक्टर्स में जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर जा रही थी। एशिया पाक की तवज्जो ऐसे शोबों पर है जो मुल्क की मईशत के लिए बहुत ही अहम समझे जाते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट का शोबा है, तवानाई का शोबा है, इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स है, फिर इसके अलावा माइनिंग और केमिकल्स के शोबे हैं, और ये फहरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि टेक्नोलॉजी और फूड सेक्टर में भी, और इसके अलावा कई और दीगर सेक्टर्स में एशिया पाक ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट की है और सर्विसेज के साथ मुल्क की मईशत में अपना अहम तरीन हिस्सा डाला है, और अभी भी यह सिलसिला मुस्तकिल जारी है। तो इस कंपनी ने पाकिस्तान भर में बड़े ऑपरेशनल असासों में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एशिया पाक के CEO शहरियार चिश्ती 2012 से इस कंपनी की क़यादत बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं, और बहुत ही मुख्तसर अरसे में उनकी लीडरशिप में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स के शोबों में ख़ास फोकस रखा है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन में एक बड़ी हैसियत के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। दिनों में हम आपको इस ग्रुप की जो इन्वेस्टमेंट है, जो पाकिस्तान के बारे में मुस्बत और तामीरी सोच है, और पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से जो कोशिशें, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन के हवाले से जो कोशिशें हैं, उस पर भी आपको आगाह करते रहेंगे और मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर आपको अपडेट भी रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर आपसे बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में नए करेंसी नोट्स का इजरा एक बड़ी माली और टेक्निकी तब्दीली की तरफ कदम समझा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए डिज़ाइन और सिक्योरिटी फीचर्स की तैयारी मुकम्मल कर ली है, मगर फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए फेडरल कैबिनेट की मंजूरी दरकार है। इस मंजूरी के बाद पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को नोट्स छापने में कम से कम 2 माह लगेंगे, जिसके बाइस नए नोट्स के इजरा का ये टाइम है वो साल के आखिर में मुतवक्के है। अब इसमें अहम बात यह है कि पुराने करेंसी नोट्स बंद नहीं किए जाएंगे। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स इस हवाले से मौजूद हैं, तो वो बिल्कुल हम ख़त्म करते चलें कि तमाम मौजूदा नोट्स कानूनी हैसियत में काबिल इस्तेमाल रहेंगे और नए नोट्स आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में लाए जाएंगे। अब हुकूमत का मकसद आवाम को किसी किस्म की परेशानी से बचाना और कैश सर्कुलेशन को मुतासर किए बगैर इस मुंतकली को मुकम्मल करना है। और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10,260 अरब रुपए के नोट्स ज़ेरे गर्दिश हैं, लोगों के इस्तेमाल में है, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि ये एक बड़ा और महंगा अमल होगा। पाकिस्तान में करेंसी नोट्स की सालाना छपाई के अखराजात में 2020 से 2024 के दौरान नुमाया इजाफा देखा गया है। माली साल 2020 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग पर तकरीबन 13.3 अरब रुपए खर्च किए, जो 2024 में बढ़कर तकरीबन 31.3 अरब रुपए तक पहुंच गए। इस तरह 4 सालों में ये अखराजात तकरीबन 135% बढ़ गए। इस इजाफे की बड़ी वजूहात में महंगाई के साथ रुपए की कदर में कमी और नोटों की बढ़ती हुई तलब के अलावा सिक्योरिटी पेपर और इंक जैसे दरामदी खाम माल की कीमतों में इजाफा शामिल है। 2024 में तकरीबन 47 करोड़ से जायद नए नोट्स छापे गए, जिनमें ज़्यादातर हिस्सा बड़े मालियत के नोट जैसे 500 का नोट, 1000 का नोट और 5000 रुपए पर मुश्तमिल नोट था, जिन पर लागत भी ज़्यादा आती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं बल्कि कैश की तरसील के साथ ज़ख़ीरा और फिर ATM निज़ाम पर भी सालाना अरबों रुपए खर्च होते हैं, जिसके बायस डिजिटल अदायगी निज़ाम की अहमियत मज़ीद बढ़ती जा रही है। अब हुकूमत के मुताबिक नए नोट्स में आलमी मयार के जदीद सिक्योरिटी फ़ीचर्स शामिल किए जाएंगे। दुनिया भर में जदीद करेंसी नोट्स में जो होलोग्राम्स हैं और कलर शिफ्टिंग इंक है, उसके साथ माइक्रो प्रिंटिंग इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके साथ ही UV फीचर्स और वी ऑप्टिकल वेरिएबल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी होता है। अब कई ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया ने प्लास्टिक पॉलीमर नोट्स मुतारिफ करवाएं जो ज़्यादा पायदार होते हैं और जालसाजी को भी मुश्किल बना देते हैं। अब पाकिस्तान भी एक इस वक्त डिनोमिनेशन को पॉलीमर नोट के तौर पर आजमाइशी बुनियादों पर मुतारिफ करवाने का इरादा रखता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की ये पॉलिसी कैशलेस इकॉनमी के विजन से जुड़ी हुई नज़र नहीं आती। डिजिटल अदायगी के निज़ाम जैसे रास्त के साथ मोबाइल वॉलेट्स और ऑनलाइन बैंकिंग को फ़रोग देकर कैश पर रिलाय करना कम किया जाना,
जहां हुकूमती प्लान में शामिल है वहां नए नोट्स का इजरा और छपाई हुकूमती पॉलिसीज़ का कॉन्फ्लिक्ट जाहिर करती है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तमाम नोट्स दोबारा छापे गए तो उस पर अंदाजन 50 से 100 अरब रुपए तक की कॉस्ट आ सकती है, जिसमें कागज़ और पॉलीमर के साथ सिक्योरिटी इंक और जदीद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो अब क्या ये नोट छापना ज़रूरी है या नहीं? हुकूमत क्यों इसको इस वक्त तरजीह दे रही है? और जब कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाने तो फिर इतना बड़ा खर्चा इन नोट्स पर क्यों किया जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। जफर पराचा साहब जो प्रेसिडेंट हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये नए नोट्स को छापने की ज़रूरत इतने खर्चे के बावजूद इस वक्त क्यों पेश आ रही है? सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस ही हैं या कुछ और भी वजूहत इसके पीछे हो सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। रीजंस हैं, एक तो जो हमारी इकनॉमी है वो तकरीबन 50% पैरेलल है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, वहाँ पे भी ये एक अफगान करेंसी के पैरेलल बल्कि उससे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ख़ासतौर पे 5000 का नोट। और इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल की, तो अब जो फेक करेंसी है वो भी बहुत मार्केट में फैली हुई है। जब ये अब नए फीचर्स के साथ नोट आएंगे तो वो जो फेक करेंसी है वो भी हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। और इसके अलावा जो लेजिटिमेट पैसे हैं जिन लोगों के पास, उनको कोई डर खौफ नहीं है ये नोट चेंज होने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो डीमोनेटाइजेशन हो रही है वो इंडिया की तरह नहीं हो रही कि जी अचानक से रातों रात बंद कर दिया गया। ये 2 साल पहले स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने कहा था कि हम नोट चेंज कर रहे हैं, और उन्होंने नए डिज़ाइनों का कंपटीशन भी कराया और टाइम भी फ्रेम भी एक दिया कि हम 1-2 साल में इसको चेंज करेंगे। आज जैसे काबीना में गया है डिज़ाइनिंग पास होने के लिए, तो वैसे तो जो आइडियल जो सिचुएशन है वो तो पॉलीमर नोट होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि खासा कॉस्टली है और हमारे यहाँ जो डिनोमिनेशन है 10 रुपए से लेके 5000 रुपए तक, तो फिल वक्त हम उस पर नहीं जा रहे हैं। और इस वक्त जो नोट चेंज करना बहुत लाजमी है। और मेरी तो ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, पहले भी रही है आप लोगों के तवज्जुह से, कि 5000 रुपए का नोट नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर हमारी फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी होता है और करप्शन के नज़र भी होते हैं पैसे वो। और वो 5000 का नोट काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास छुपाने में काम आता है। पिछले दिनों आपने देखा नैब का जो कई जगह रेड हुई, खासतौर पे केपी के वगैरह में, तो लोगों ने 5000 के नोट की शक्ल में ही पैसे छुपाए हुए थे। तो एक तो 5000 का नोट दोबारा री इशू नहीं होना चाहिए, टोटली बंद हो जाना चाहिए। बाकी जो नोट है फेक करेंसी, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया था शिकायत, वो दूर हो जाएगी। अब जो आपने बात कि हमारे यहाँ तकरीबन 10-11 हज़ार बिलियन रुपीस का जो कैश चल रहा है वो हमारा जीडीपी का 20 से 22% है, जो कि दीगर ममालिक में इतना नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। तो डिजिटल जो अब हम जा चुके हैं वो हमारी जो इकनॉमी का तकरीबन 10% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी डिजिटल पे चली गई। और अब आने वाले वक्तों में लगता है कि जितना टाइम हमें 10% आने में लगा और 1-2 साल के अंदर हम इससे में 20%, 25% डिजिटलाइज ट्रांजैक्शन की तरफ बहुत तेजी से जाएंगे अब, क्योंकि एफबीआर भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का भी प्रेशर है कि आप अपना कैश इकनॉमी को कम करें। जब हमारे यहाँ कैश इकनॉमी कम होगी, जब नए नोट आएंगे, लोग बदली कराएंगे, तो लाजमी बात है कि वो नए नोट, अब देखें क्या मैकेनिज्म लाते हैं, होना तो ये चाहिए कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल हो, ये नहीं कि कैश लेके कैश ले लें। और मेरा ख्याल है ऐसा होगा नहीं, मेरा ज़्यादा प्रयास यही है। सही। तो जरूर एक तो आप बैंकिंग चैनल में आ जाएंगे। जी, एक आप ये आइडिया दे रहे हैं कि ये 5000 के नोट को बंद कर दिया जाए, तो ये जो 10,000 अरब से ज़्यादा के नोट इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, फिर हुकूमत को ज़्यादा नोट छापने पड़ेंगे, चूँकि जब लोग उसको एक्सचेंज करवाने जाएंगे तो उनको एक एक नोट के बदले 5-5 नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे जो हुकूमत का ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है इस पूरे प्रोसेस का, वो बढ़ नहीं जाएगा? जी बिल्कुल वो बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने उसके साथ में एक बात कही है कि जब वो बैंकिंग चैनल के जरिए नोट चेंज होंगे तो फिर तो जरूरी नहीं है कि सब के सब फिजिकल आए। वो आपका बहुत सारा डिपॉजिट बैंकों में आ जाएगा,
अभी जो बैंकों का 23-24 ट्रिलियन का डिपॉजिट है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हर साल बढ़ रहा है। बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं बैंकों के, जो भी हम कहते हैं हमारे हालात ख़राब है इकोनॉमिकली, हमारे यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन हर साल 10 से 12% का इजाफा हो रहा है बैंक डिपॉजिट्स के अंदर। तो वो पैसा जब हमारी मेन नेशनल स्ट्रीम के अंदर आएगा, बैंकिंग चैनल में आएगा, तो उससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी, टैक्स टू जीडीपी भी बेहतर होगा, जीडीपी भी बेहतर होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होगी, और जो हमारे डिस्काउंट रेट्स हैं वो भी बेहतर होंगे, और हमारे रिजर्व भी बेहतर होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल सही फैसला है नोट की को चेंज करने का, क्योंकि फीचर्स का भी मसला है ना, कि अब जब नए फीचर्स के साथ डिजिटल जो उसमें डाले जाएंगे, डिजिटल चीज़ें डाली जाएंगी उस नोट में, तो उसको नकली बनाना खासा मुश्किल हो जाएगा। और ये सब जो भी हम नोट चेंज कर रहे हैं ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब लोग जो आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, डकैतियां हैं या जो जो भी कुछ है, और एफबीआर भी देख रही है कि भाई इतना कैश यहाँ क्यों पड़ा है, किस लिए पड़ा है, और एनटीएन नंबर का होना भी ज़रूरी है ट्रांजैक्शंस के लिए। वो यूं ज़रूरी है कि एनटीएन और विदाउट एनटीएन रेट्स का बहुत फ़र्क है। फिर आपका जो टैक्स पेयर है जो वो इस वक्त 6 मिलियन है, जो आपका टैक्स पेयर तो मैं नहीं कहूँगा, जो आपका फाइलर है वो 6 मिलियन है, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो आपकी सैलरीड क्लास है, और तकरीबन 2 मिलियन आपकी जो रिटर्न्स आई हैं वो ज़ीरो रेटेड आई हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उनको जो प्रॉपर्टी वो खरीदते हैं या कार या कुछ, तो उनको चार्जेस कम लगे। सही। तो गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है। तो जबर साहब, इस तरह जैसे कि हम अब डिजिटलाइजेशन की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं, इसका परसेंटेज अब बढ़ रहा है, और इस पे भी नए नोट्स भी अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू, जैसे आपकी भी सजेशन है कि उसके थ्रू अगर डिपॉजिट्स के ज़रिए लोगों तक ये पहुंचाया जाता है उनका अमाउंट, तो ये इससे भी फिर ये कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग देने में मदद मिल सकेगी। तो हुकूमत को इस मौके पर ये जो ज़ेरे गर्दिश नोट हैं 10,000 अरब से ज़ायद के, इतने ही एक्चुअल छापने की ज़रूरत है, या इसमें इसके वॉल्यूम में कुछ कमी भी हुकूमत कर सकती है और उस मौके का फ़ायदा उठा सकती है डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने में? देखिए जनाब, अगर हुकूमत इसको सही तरह लेके चले क्रिस्टल तरीके से, शफाफियत के साथ, तो मैं समझता हूँ 50% नोट छापने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक बहुत बड़ी तादाद आपके नोटों की अफगानिस्तान में भी है, वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती है, और फिर बेतहाशा पैसा लोगों ने छुपा के रखा हुआ है 5,000 रुपए वाले नोटों की शक्ल में। तो वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि नए पुराने नोट दे के नए नोट ले लें विदाउट बैंकिंग चैनल। अगर वो बैंकिंग चैनल के जरिए आएंगे तो मैं नहीं समझता कि 50% से ज़्यादा हमें नोट छापने पड़ेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब एक दफ़ा पैसा बैंकिंग चैनल में आ जाता है तो कोई भी पसंद नहीं करता कि अपने पास कैश कैरी करे। जैसे कि आजकल प्लास्टिक मनी का ज़माना है, और इंतहाई बाज़ दफ़ा हमको एम्बैरेसमेंट होती है जब हम किसी स्टोर में या किसी रेस्टोरेंट में कार्ड देते हैं, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड, और वो लेने से मना कर देता है, कहता है जी सॉरी हमें कैश चाहिए। तो ये भी एफबीआर की जिम्मेदारी है कि इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बेकरीज हैं, वो कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जबकि अब जो शख्स भी अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो उसको इतनी आसानी हो गई है, जब तक मैं नहीं करता था तो मैं कैश रखता था, अब मैं कार्ड इस्तेमाल करता हूँ, और अब जब वो कार्ड जहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता मैं वहाँ नहीं जाता। मैं नहीं, ऐसे बहुत से लोग। तो ये बहुत आसानी है, इसके अंदर लेबर बहुत बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन बचेगी, फिर आपका जो लूट मार है वो बचेगा। मैं ये समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा नोट हुकूमत को छापने नहीं पड़ेंगे अगर ये सारी चीज़ें इसकी रूह के मुताबिक हो, जो इसका तरीकाकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम अचानक से नोट बंद नहीं कर रहे इंडिया की तरह। ये नहीं कह रहा कि आज बंद हो गए और आप सुबह लाइनें लग गई, ऐसा नहीं है। एक बाकायदा प्रोग्राम के तहत एक पूरा टाइम उसको दिया जा रहा है। स्टेट बैंक बहुत तरीके से काम कर रहा है
कि कहीं खुदा ना करे मुल्क में अनरेस्ट ना पैदा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर बराचा साहब, प्रेसिडेंट एक्सचेंज कमीशन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में आईटी का शोबा एक ऐसा शोबा है जो कि मुसलसल ग्रोथ की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान की आने वाली इकोनॉमी में और आने वाले एक्सपोर्ट के फिगर्स में एक बड़ा इजाफा कर सकता है। और यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के आने वाले दिनों के टारगेट्स हैं एक्सपोर्ट्स के, उन तक पहुंचने में सबसे बुनियादी सेक्टर यही बन सकता है। और हमने देखा कि 2025 में और इससे पहले भी कई सालों में पाकिस्तान ने इस शोबे में बेपनाह कामयाबियाँ समेटी। अब 2026 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा, चूँकि ITCN एशिया 2026 के आगाज़ में होने जा रही है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पुरानी आईटी और टेलीकॉम नुमाइश है जो 2001 से हर साल मुनक्किद हो रही है। पिछले 5 साल यानी 2021 से 2025 तक इस नुमाइश के जरिए पाकिस्तान ने आईटी सेक्टर की बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को आलमी मार्केट से जोड़ने में इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इन बरसों में ITCN एशिया एक आम नुमाइश से बढ़कर बिजनेस के साथ इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट का मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुकी है। 2021 से 2025 के दौरान ITCN एशिया में मजमूई तौर पर 1 लाख से ज़ायद एग्जीबिटर्स और तकरीबन 50 लाख ट्रेड विजिटर्स ने शिरकत की है। अब इन नुमाइशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के अलावा हेल्थ टेक और डिजिटल पेमेंट्स जैसे जदीद शोबे नुमाए रहे हैं और इसी अरसे में 50,000 से ज़्यादा B2B मीटिंग्स हुई जिनसे तकरीबन $220 मिलियन के बिजनेस मौके सामने आए। और ये जाहिर करता है कि ITCN एशिया सिर्फ नुमाइशी इवेंट नहीं है बल्कि हकीकी बिजनेस के मौके पैदा करता है। और पिछले 5 सालों में ITCN एशिया के दौरान 90 से ज़्यादा MOU साइन हो चुके हैं। इन MOUs की मजमूई इन्वेस्टमेंट की मालियत तकरीबन $500 मिलियन बताई जाती है। ज़्यादातर MOUs IT एक्सपोर्ट्स और सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग के साथ जॉइंट वेंचर्स और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक थे। 2025 के ओवरऑल MOUs के स्टैटिस्टिक्स ये वाजे करते हैं कि इन एग्रीमेंट्स ने पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स को मजबूत किया और 2025 की ITCN एशिया में 700 से ज़ायद एग्जीबिटर शरीक हुए और तकरीबन 50,000 विजिटर्स ने इसमें शिरकत की। और उसी साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स को हमने खासा बुलंदियों पर जाता देखा है जिसमें ITCN एशिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी बड़ा किरदार रहा है। 96% एग्जीबिटर्स के मुताबिक ये इवेंट एक्सपोर्ट और आलमी क्लाइंट्स तक रसाई के लिए नहायत मौसर है। और 2026 की ITCN एशिया 17 जनवरी से 19 जनवरी तक लाहौर में मुनक्किद होगी और इस इवेंट के लिए तवक्को की जा रही है कि यहाँ पर मजीद MOU साइन होंगे और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स और नई मार्केट्स के दरवाजे भी ये इवेंट खोलेगा। और अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो फिर आने वाले बरसों में पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स यकीनी तौर पर $10 बिलियन से और फिर आगे 18-20 बिलियन तक भी पहुंच सकती हैं। अभी कितना बड़ा कामयाब इवेंट होगा 2025 के निस्बत ये कितना तब्दील होगा, इस पर हम बात करेंगे। खुर्शीद निज़ाम साहब प्रेसिडेंट हैं ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के जो कि इस इवेंट को करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इवेंट ITCN एशिया 27 होने जा रहा है, ये 2025 में जो ITCN 26 का इवेंट था उससे कितना ग्रैंड होगा, कितने बड़े लेवल का होगा और कितने ज़्यादा इसमें MOUs और जॉइंट वेंचर्स की हम तवक्को रख सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले बात आपको स्केल पे बता दूं कि इसके पहले जो ITCN एशिया जो मैक्सिमम हुआ है ये 60,000 स्क्वायर फीट के ऊपर हुआ है। अभी 100,000 स्क्वायर फीट क्रॉस कर चुका है। तो ये सबसे बड़ा इवेंट है। ये पूरी 25 साल की हिस्ट्री में ये 27th हो रहा है। ये कराची में भी होता है 6 महीने में और 6 महीने में लाहौर के अंदर होता है, जो कि 2 मेजर सिटीज है जहां पर मेन बिजनेस का हब है। अच्छा, मेन एंगल हमारा ये है कि देखिए हमारे पास जो ह्यूमन ट्रेजर है ना वो है IT सेक्टर में, और ये दुनिया में बड़े टैलेंटेड हमारे पाकिस्तानी और लो कॉस्ट है। इस वक्त हमने जो अपना सर्वे किया है वेस्ट के अंदर भी और चाइना के अंदर भी और मिडल ईस्ट के अंदर भी, तो आप यकीन मानिए एवरेज मैं आपको बताऊं 1 मिलियन स्टार्टअप एंड SMEs की जरूरत है। हमारा मेन काम क्या है? माइस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। माइस मतलब है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। इसके जरिए हम क्या चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में 3 मिलियन SMEs और स्टार्टअप हैं IT सेक्टर में, इनको हम ग्लोबली कनेक्ट करें। तो वहां पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो ऑनलाइन यहाँ घर बैठे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और आप पाकिस्तान में सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट, यकीन मानिए ये अराउंड 30-40 बिलियन डॉलर पहुंचना कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा नंबर्स हैं। वजह क्या है कि हमारे SMEs और स्टार्टअप की ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए हमने दुनिया को पाकिस्तान में बुला लिया।
कि यहाँ पे आके ये उनसे एक्टिविटी करे। हर सेक्टर में आजकल डिजिटल का गेम है, और जब से ये AI आ चुका है तो उससे एडवांटेज क्या है कि हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। हम स्लो दौड़ने की बजाय लीप फ्रॉग कर सकते हैं, तो हमारा IT एक्सपोर्ट जंप कर सकता है यहाँ पर। इसीलिए जो मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ खास तौर से क्या कहते हैं SIFC की, कि SIFC इतना बड़ा फैसिलिटेटर और इनेबलर है। हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांगते, हम कहते हैं फंड हम खुद जनरेट करेंगे, खुद खर्च करेंगे, लेकिन हमें आप फैसिलिटेट और इनेबल करें कि हमारी इंफॉर्मेशन भी दुनिया में एम्बेसीज के थ्रू पहुंचा दे कि भाई इस डेट को ये एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि दुनिया वाले एडवांस में प्लान करते हैं एक साल पहले कि हमने कहाँ जाना है। तो इसमें SIFC का बहुत बड़ा रोल है। MOIT की मैडम है मिनिस्टर, जो मैडम शिजा, ये भी ऑल आउट हर वक्त लगी रहती है क्या कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आपको और IT सेक्टर में दुनिया की 60% GDP ये सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री क्या है? IT है, और 40% मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमको 60% पे ज्यादा काम करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का ये एक्सपोर्ट बढ़े और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो और यहाँ फॉरेन रेमिटेंस आए, उससे मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी और एक खुशहाली मुल्क के अंदर आएगी। और खुर्शीद साहब, चूंकि एनुअल हमारे जो IT ग्रेजुएट्स की तादाद है वो भी अब 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, तो अब इस तरह के इवेंट्स जो कि उन्हें ग्लोबली कनेक्ट करते हैं, मदद करते हैं उनकी, तो जो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस इंडस्ट्री का स्कोप है वो भी बढ़ाने में फिर मुआविन साबित हो सकते हैं। चूँकि अब तक वो जो जॉब साइट पर परसेंटेज है वो खासा हद तक लोअर है कि वो 15 से 20 हज़ार ही उस 1 लाख या 1,10,000 में से वो जॉब्स हासिल कर पाते हैं। तो ये इस तरह के इवेंट्स फिर उनके लिए भी रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं। जी, हम इसीलिए लोगों को हम ज्यादा मोटिवेट ये कर रहे हैं। आप आजकल जॉब से ज्यादा अपना 1 मैन या 2 पर्सन एक अपनी स्टार्टअप कंपनी खोलें, और उस कंपनी में दुनिया में जो जॉब मिलती है या आपको बिजनेस मिलता है वो कंपनी की बेस से मिलता है, इंडिविजुअल बेस पे नहीं मिलता। तो हम सारे यंगस्टर्स स्टूडेंट को कर रहे हैं कि भाई आप जब फाइनल ईयर में पहुंचे या 3rd ईयर में पहुंचे तो वहीं पर आप अपनी स्टार्टअप कंपनी बनाएं और उस स्टार्टअप कंपनी से कम्युनिकेट करें दुनिया से। जब आप कम्युनिकेट करेंगे दुनिया से तो दुनिया आपको कंपनी को रिस्पॉन्ड करती है। तो जब एक स्टार्टअप ने 2 बंदे से बनाया, वो 2 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, इस तरह से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान में। IT की जो पर आवर कॉस्ट है IT मैन आवर की, वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू रीजन यानी इंडिया या अदर। तो हमको ये एडवांटेज लेना चाहिए। सही। और खुर्शीद साहब ने पिछले ITCN एशिया में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के MOU साइन होते, जॉइंट वेंचर्स होते, इन्वेस्टमेंट आते देखी। इसमें वो नंबर ऑफ फिगर मजीद भी आगे जा सकता है पिछले साल के मुकाबले में? बिल्कुल ज्यादा जाएगा। आप देखिए ना, जिनको लोगों को रिस्पॉन्स मिला है तभी लोग दोबारा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आए हैं। और एक मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि बहुत ही एग्रेसिव एक इदारा और ये गवर्नमेंट का है, STZA स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है इस्लामाबाद साइड पे। मैंने वहां के उनके पूरे स्टाफ को जितना एग्रेसिवली प्रोएक्टिव होते हुए काम करते हुए देखा है, तो मैं सैल्यूट मैं करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर को यहाँ पर लेकर के आए। और आप देखेंगे यहाँ से STZA को पूरी दुनिया जानना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद निज़ाम साहब, प्रेसिडेंट ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।